और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जाओ मैंने बोला पीएम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्या कर लोगे, गोली मारोगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा राहुल गांधी के साथ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ये दरअसल आपको बता दें लखनऊ में एक के बाद एक हो रही लोगों की मौतें। दीवार गिरने से दोस्तों एक जगह 12 की मौत तो एक जगह 3 बच्चों की, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिन्होंने ये सब कुछ बेगूसराय में किया था उनको पकड़ लिया गया है। बीजेपी बेफालतू में इल्जाम लगा रही थी हम पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा रामदेव का अजीब और गरीब बयान, इसे कहते हैं अंधभक्त। बोले अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसमें सरकार क्या करे, आजकल हर चीज महंगी हो गई। अब आप बताइए दोस्तों, बताएंगे कैसे बौखला रहा है इसका बाबा रामदेव का जूस का सैंपल जो है वो फेल हो चुका है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, तो लोगों ने कहा बीजेपी की बी पार्टी बनकर पहुंचे। अब राजस्थान में कांग्रेस को झटका देने की फिराक में ही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों झारखंड में कर दिया हेमंत सोरेन ने खेला। जी हाँ, आपको बता दें ओबीसी जातियों को लेकर बड़े फैसले लेने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस देश में नकली शराब और ड्रग्स दी जा रही है वहां पर देश नहीं पनप सकता। गुजरात में थे अरविंद केजरीवाल, जमकर घेरा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुलाम नबी आजाद पर उठे सवाल। बोले जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रहा है गुलाम जी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र खत्म देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले जाओ मैं कहता हूं पीएम मोदी मुर्दाबाद, क्या कर लोगे, गोली मारोगे क्या मुझे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर भड़ास निकाल दी है। ओवैसी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जगह जगह जाते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन उन भाषण में कुछ भी सच्चाई नहीं होती है। ओवैसी ने कहा कि जो वादे सरकार जनता से करती है उन वादों को निभाया नहीं जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। दरअसल आपको बता दें ओवैसी राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी ने गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कुछ भी कह दो तो अंधभक्तों की टोली निकल आती है। कोई गोली मारने की धमकी देता है तो कोई कुछ और करता है। ऐसे में पूरे देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जाओ मैं कहता हूं पीएम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्या करोगे मेरा, क्या मुझे गोली मारोगे या फिर मेरी जान ले लोगे, मैं डरने वाला नहीं हूं। ओवैसी के इस बयान के बाद दोस्तों भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके जो वादे हैं और खास कर जो सांप्रदायिकता है वो देश को एक तरीके से दोस्तों बांटने का काम कर रही है। आप देखिए कि आज हमारे देश में मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा हो जाती है, लेकिन दोस्तों बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा नहीं होती। आज इस देश की मीडिया दोस्तों महंगाई जैसे मुद्दे को छोड़कर हिंदू मुसलमान में उलझ गई है, मंदिर मस्जिदों में उलझ गई है, एक दूसरे को नीचे दिखाने में उलझ गई है। लेकिन दोस्तों मीडिया अपना असली काम भूल गई है। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी क्या दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या इस देश का गरीब और बेरोजगार को भी दोस्तों जीने का हक नहीं है? और लगता तो ऐसे ही है कि ये मीडिया और ये सरकार बेरोजगार और गरीबों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों पहले भी आवाजें उठी हैं और हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित में नहीं सोचते। आज फिर से एक बार ये साबित हो गया, क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई हैं यहाँ पर गरजते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहूंगा अगर कुछ नहीं करेंगे तो। सिंपल सी बात है दोस्तों, आजाद इंडिया, कोई भी कुछ कह सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता नफरत की बात तो छोड़िए, आज देश में ड्रग्स और शराब का खेल चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, केजरीवाल ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश में शराब और ड्रग्स खुले में बिक रही है उस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर करना है तो अच्छे मुद्दों पर बात करिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में खुलेआम शराब बिक रही है, नकली शराबें बिक रही हैं दोस्तों, और खुलेआम ड्रग्स का बिजनेस हो रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजकल के युवा और बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है सरकार। गुजरात में 26 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन 26 साल में दोस्तों ना ही अस्पतालों की हालत सुधरी, हॉस्पिटल्स की, ना ही जो है सरकारी स्कूल सुधरे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य यही है, हमें पता है कि इस बार गुजरात हम जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता ने अगर हमें सब कुछ सही रहा, वोट मिले, तो हम गुजरात को एक नया कल दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि फिलहाल इस वक्त देश में एक अलग तरीके का माहौल होना चाहिए। खास कर दोस्तों गुजरात में 26 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आप देखिए उस 26 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर सरकार से कोई सवाल पूछो तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी करती है सही है। कहीं देश में विकास नहीं हो रहा तो बीजेपी कहती है विपक्ष का इसमें हाथ है। अगर बीजेपी, दोस्तों आप समझिए, ये जितनी भी चीजें हो रही, जिन चीजों पर आप और मैं बहस कर रहा है, ये मुद्दे शायद बीजेपी के लिए अब कोई मायने नहीं रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन दोस्तों भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषण में सच्चाई नहीं होती। और ये मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, बार बार दोहराता हूं कि फिलहाल आज देश की परिस्थितियां बदल रही हैं और प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि फिलहाल देश का जो युवा है, जो बेरोजगार है दोस्तों, उसको क्या चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका, नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा का आज 9वां दिन है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें राहुल गांधी की यात्राओं में जो हुजूम देखने को मिल रहा है, जो प्यार देखने को मिल रहा है, इससे साबित हो जाता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को दोस्तों भरमार मिलेगी वोट की। आपको बताते चले राहुल गांधी की इस यात्रा में कई भीड़ निकलकर सामने आ रही है, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी राहुल गांधी पर प्यार लुटा रहे हैं। यही कारण दोस्तों जो राहुल गांधी की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखकर प्रधानमंत्री की आंखें चौंधिया गई हैं। प्रधानमंत्री सोच में लगे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रोका जाए। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बीजेपी ने एक दावा ठोक दिया चुनाव आयोग द्वारा कि राहुल गांधी बच्चों का यूज कर रहा है, जबकि दोस्तों राहुल गांधी नहीं बल्कि बच्चे खुद उनसे मिलने आ रहा है, तो राहुल गांधी फोटो खिंचवा लेते हैं। आप समझिए कि बीजेपी कितनी बौखला गई है कि ये इल्जाम लगा रही है राहुल गांधी बच्चों का यूज कर रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस लगभग 70 साल सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ओछी हरकत नहीं की, ईमानदारी से चुनाव लड़ा। अगर कांग्रेस चाहती तो वो भी बेईमानी करवा सकती थी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, वरना बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आ पाती। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद दोस्तों देश की हालत और बिगड़ती चली गई। नरेंद्र मोदी को ये लोग विश्व गुरु बताते हैं, लेकिन असलियत क्या है दोस्तों, चीन हमारी जगहों को घेरता चला जा रहा है। अभी कल ही सुनने में आया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो हमारे गश्त करने की जो जमीन थी दोस्तों, जहां पर हमारे भारत के सैनिक गश्त किया करते थे, वो जमीन भारत ने चीन को सौंप दी है। ऐसा तो दोस्तों चीन के जो मर्तबे वो और बुलंद होते जाएंगे और चीन आगे बढ़ता जाएगा, हमारे भारत की जमीन को छीनता जाएगा। ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और देश में दोस्तों क्या चल रहा है ये आप बखूब जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि देश में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश की बिगड़ती स्थितियां, हर कोई प्रधानमंत्री से परेशान हो चुका है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचा राजस्थान तो विपक्ष ने बोला जमकर हमला। दरअसल आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर फिर से एक बार सवाल उठने लगे कि ओवैसी अब राजस्थान में दोस्तों फायदा कराने पहुंच गए। और देखिए दोस्तों, भले ही आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के बहुत बड़े समर्थक हो, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ओवैसी के इन दाव से कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। इसका सीधा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप समझिए दोस्तों, जहां से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं
वहां पर वो पूरी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो तेलंगाना से आते हैं, यानी कि हैदराबाद से। लेकिन ओवैसी दोस्तों कभी भी पूरे तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? दो चीजें दोस्तों। पहला तो ये कि अगर वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो केसीआर की सीटें कट जाएंगी, उनके वोटर घट जाएंगे, जिसकी वजह से केसीआर हार जाएंगे कई सीटों पर, हो सकता है वो सत्ता से भी बाहर हो जाए। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी बड़ी चालाकी से उन इलाकों में, उन जगहों पर चुनाव पूरा नहीं लड़ते कभी भी तेलंगाना में पूरी सीटों पर जहां पर केसीआर है। ओवैसी सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ते हैं दोस्तों जहां के लिए वो काम करते हैं, जहां पर उनकी पकड़ है। अब दूसरी बात दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा, राजस्थान में वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप समझिए कि ओवैसी बीजेपी का कितना बड़ा फायदा कराएंगे। सिर्फ दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, यानी कि जो बिना मिली जुली है। ऐसे में एक तो है दोस्तों राजस्थान और दूसरा है छत्तीसगढ़। इन दो जगह पर कांग्रेस की सरकार बची है। पंजाब की जो है वो बीजेपी ने छीन ली। अब आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी मेयर के वोट हुए थे। उन वोटों में दोस्तों आपको पता हो कि सिर्फ कांग्रेस ने ही एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के कारण दोस्तों वो कैंडिडेट कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सिर्फ 500 वोटों से हार गया। अब आप समझिए ओवैसी का ये खेल कितना बड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी भले ही बीजेपी से मिले हो या नहीं मिले हो ये मैं क्लियर नहीं करता दोस्तों, लेकिन ओवैसी की वजह से बीजेपी को जमकर फायदा हो रहा है। आप देख लीजिए कि अब असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान पहुंच गए। जाहिर सी बात है कुछ मुस्लिम वोटर जो होंगे दोस्तों वो ओवैसी के बहकावे में आ जाएंगे और उन्हें वोट दे डालेंगे, और उनके 100 200 300 500 1000 वोट 10,000 वोटों की वजह से दोस्तों हो सकता है कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीतता हुआ हार जाए, क्योंकि ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ। ओवैसी उत्तर प्रदेश में चले गए, उनकी वजह से दोस्तों वहां पर भी सपा हार गई, जहां पर उसको सिर्फ 400 200 वोटों से हराया गया है, और ओवैसी के कैंडिडेट को मिले थे 5 हजार 10,000 वोट। यानी कि अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते तो उन सीटों पर अभी अखिलेश की जीत होती जिन पर ओवैसी को वोट मिले हैं, और मायावती ने भी वही किया। अब मायावती हालांकि राजस्थान भी जाएंगी दोस्तों, लेकिन मायावती जिस तरीके की चालें चलती है उससे साफ दिखाई देता है कि मायावती की सोच क्या है दोस्तों, बीजेपी का फायदा कराना और बीजेपी को हमेशा सत्ता में रखना। मायावती की जब से प्रॉपर्टियां पकड़ी गई हैं, जब से काला धन उनका पकड़ा गया था, तब से मायावती डरी बैठी हैं। बीजेपी ने उनको चेतावनी दे रखी है, अगर हमारे खिलाफ गई तो जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों मायावती कुछ नहीं बोलती है बीजेपी को, वो बोलती जरूर है लेकिन आपको दिखाने के लिए एक आध बार ट्वीट कर देंगी, एक आध बार बोल देंगी बीजेपी के खिलाफ, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि मायावती बीजेपी से मिली हुई नहीं है। पर इतना तो दोस्तों बच्चा भी समझ जाए अगर ऐसा कोई करे तो, कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। किस तरीके से अखिलेश के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अभी उपचुनाव हुए उसमें भी अखिलेश के सामने इन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करा, जहां पर अखिलेश कैंडिडेट खड़ा करते हैं वहीं से मायावती भी उसी तरीके का कैंडिडेट खड़ा करती हैं, ताकि बीजेपी को पूरा फायदा पहुंचा सके और बीजेपी चुनाव में जीत सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बेगूसराय के मास्टरमाइंड को चुन चुन कर पकड़ा। जी तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने बीजेपी बौखलाई। दरअसल दोस्तों अभी 2 दिन पहले तक जो बीजेपी इल्जाम लगा रही थी बेगूसराय वाली घटना पर, अब वो बैकफुट पर चली गई है। क्योंकि आपको पता हो दोस्तों कि अभी जो लखनऊ में जो कांड हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में जो 2 बहनों की हत्या कर दी गई दोस्तों, उस कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार खुद ही घिर गई थी। जो योगी सरकार उनको घेरने में लगी थी दोस्तों नीतीश और तेजस्वी को, उस मोदी सरकार के पास खुद ही जवाब नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 2 बहनों का मार दिया गया खुलेआम। ऐसे में आपको बता दें बेगूसराय के जो तीनों मास्टरमाइंड थे दोस्तों, दरअसल वो शराब से जुड़े हुए थे। एक का नाम है चुनचुन, दूसरे का नाम है नागा और एक और है, जो कि तीनों दोस्तों गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि फिलहाल कानून व्यवस्था में और भी सुधार करेंगे, हमारी कोशिश चल रही है। आपको बता दें दरअसल अब तेजस्वी और नीतीश के हाथ मिलाने के बाद आप तेजस्वी यादव जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर और चौकन्ने होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो नकली शराब का बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर तेजस्वी यादव की नजरें गड़ी हुई है। जाहिर सी बात है इस अवैध धंधे को रोकने के लिए तेजस्वी एक मास्टर प्लान बना रहा है, और इसी प्लान के तहत तेजस्वी यादव जो है वो अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो जोड़ तोड़
तोड़ चल रही है दोस्तों, इसके पीछे गहरा संकट भी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो महागठबंधन के सामने खड़ी है, लेकिन ऐसे में दोस्तों महागठबंधन बीजेपी को ठिकाने लगाने के लिए अकेला ही काफी है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से दोस्तों इस बार सीटें जीते थे, उससे ये साफ दिखाई देता है कि तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा बहुमत वोट है। ऐसे में बीजेपी के पास भी था, लेकिन तेजस्वी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरे थे। फिलहाल ये साफ हो गया है कि अब दोस्तों बिहार की जो राजनीति वो बदल चुकी है और वहां की कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने घेरा मोदी सरकार को, बोले योगी आदित्यनाथ के राज में जा रही लोगों की जाने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल लखनऊ में, जी हाँ कल लखनऊ में दोस्तों लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें दरअसल लखनऊ का एक इलाका है दोस्तों गार्डन, जिस गार्डन में दोस्तों दिलकुश गार्डन में लगभग 12 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ 12 में से 9 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें झोपड़ी थी, झोपड़ी के ऊपर दीवार गिर पड़ी। अब आप समझिए सरकार की दीवारें कैसी हैं दोस्तों, कैसा काम किया जा रहा है जो दीवारें गिर रही हैं। वहां पर गरीब फैमिली रहती थी झोपड़ी में, उनकी झोपड़ी के ऊपर पूरी दीवार गिर गई, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग ही उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग बचे। वहीं पर आपको बता दें उन्नाव में भी ऐसा ही हुआ। एक झोपड़ी में दोस्तों बच्चे थे और बच्चों के ऊपर दीवार गिर गई, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। अब आप समझ लीजिए कल 2 हादसे हुए हैं लखनऊ में, लेकिन इन दोनों हादसों को टीवी पर हाईलाइट नहीं किया जा रहा। न्यूज वाले इन दोनों मामले को दबा रहा है। एक जगह 9 लोगों की मौत, एक जगह 3 बच्चों की मौत। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार दीवारें दोस्तों कैसी बनाई जाती हैं जो गिरने के बाद झोपड़ी पर गिर गई। पूरी झोपड़ी में लोग जितने भी थे वो बेचारे मारे गए, बस 3 लोग ही उसमें से बचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सरकार के जब बनाए हुए हाईवे गिर रहे हैं तो दीवार तो बहुत छोटी बात है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने पहले भी बताया था कैसे स्कूल की दीवार पर उन्होंने एक धक्का मारा और स्कूल की दीवार गिर गई। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ का विकास हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि लोगों के ऊपर दीवारें गिर रही हैं, सरकार काम चोरी और पैसा चोरी में लगी हुई है। ऐसे में आपको पता हो दोस्तों कि अखिलेश यादव का ये भाषण उससे भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर अयोध्या की जमीन में ही घोटाला कर दिया था। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बेईमानी वाली सरकार चल रही है जो कि लगातार घोटाले पे घोटाले कर रही है। अखिलेश ने कहा कि सड़कें टूट जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, आखिरकार ये कैसी सरकार है, ये कैसा काम चल रहा है जो कि दोस्तों आप समझिए ना दीवारें सुरक्षित, ना सड़कें पर चलना सुरक्षित। इंसान चले तो कहाँ चले। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इंसान क्या कर सकता है ये आप भी जानते हैं। कैसा लग रहा है, बस लोगों की जान जो है वो खतरे में है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तों कर दिया है खेला। जी हाँ झारखंड के हेमंत सोरेन दोस्तों ले रहे हैं गरीबों और पिछड़ी जाति के लिए बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोरेन बहुत जल्दी जो है यहाँ पर पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला लेने वाले, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही थी कि झारखंड में सरकार गिरा दे, लेकिन हेमंत सोरेन के जो विधायक है उन्होंने साफ कह दिया कि सोरेन 5 साल तक रहेंगे, कोई उनको हटा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश की थी। लेकिन अफसोस कि बीजेपी दोस्तों सरकार गिरा नहीं पाई थी और अब इस पर सरकार को घेरने का काम किया है पूरी तरीके से आम जनता ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों इस बार ममता बनर्जी का 2024 में खेला हो गए। जी हाँ दीदी ने ऐलान कर दिया 2024 भाजपा का अंत लेकर आ रहा है। दरअसल आपको बता दोस्तों वो लगातार टीएमसी के खिलाफ चालबाजी, बंगाल में दंगे और ममता बनर्जी की पार्टी को बदनाम करना, ये मोदी सरकार का काम बन चुका है। ऐसे में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस बार 2024 में खेला होवे और वो भी बंगाल से शुरू होवे। आपको बता दोस्तों बंगाल से खेला होवे की रणनीति चल रही है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बंगाल में इस बार खेल होने वाला है और ये खेल दोस्तों ऐसा वैसा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि बंगाल जो राज्य है वो वहां पर ममता बनर्जी है। अब लोकसभा में दोस्तों राहुल गांधी को बंगाल से फायदा मिल सकता है, बड़ा फायदा। आप देख लीजिए बिहार, बंगाल ये 2 जगह ऐसी है जहां पर अच्छी खासी सीटें मिल सकती है राहुल को।